हेलो दोस्तों, मैं आज फिर से एक नया सेट लेकर आ गया हूँ। यहाँ पे जो अगला सेट है वो क्लास 8 का हिंदी का सेट है ना। आज हम एक हिंदी का सेट जो है क्लास 8 का वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप जो है इस सीरीज में जो है वो लगातार अगर बने होंगे तो देखते होंगे कि डेली का डेली मैं 3-4 सेट लेकर आते आते जा रहा हूँ। और आज जो है हिंदी का सेट है और इसमें टोटल जो प्रश्न हैं वो टोटल 50 प्रश्न हैं। तो टोटल 50 प्रश्न हैं और 50 प्रश्न को हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ जो है इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। इसमें जो है मैं आपको एक एक करके प्रश्न का डिस्कशन कराऊंगा। और इसमें जो है अगर आप लंबे समय तक बने रहेंगे, हमारे से जुड़े रहेंगे, तो आपका जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स आना श्योर है। चलिए बिना कुछ देरी किए हुए हम जो है एक एक करके प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। खंड का में यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अपठित बोध मीन्स यहाँ पे क्या है, एक पैसेज है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे क्या करना है, गद्यांश है उसको पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है। चलिए यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गद्यांश। तो गद्यांश को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ दीपावली भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। ध्यान रखना है। दीपावली श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों में दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। अब जो है ये पैसेज जो है वो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं इसमें से जो एक एक करके क्वेश्चन है वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं और इसका जो है वो आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, रोशनी का पर्व किस त्योहार को माना जाता है। तो रोशनी का पर्व अभी हम पैसेज पढ़े तो उसमें जो है वो दीपावली, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, दिवाली किस महीने में मनाई जाती है। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में है कार्तिक माह या फिर कार्तिक महीने में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है क्या, दिवाली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी, भगवान रामचंद्र के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। भगवान जब रामचंद्र वनवास चले गए थे, 14 वर्षों के बाद वनवास से लौटे थे, तो यहाँ पे पैसेज में हमने यही पढ़ा था कि जब वहाँ से वो लौटे थे तो अयोध्या आने की खुशी में जो है वो क्या किया जाता है, दीपावली त्यौहार को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कौन 14 वर्षों के वनवास में थे। तो यहाँ पे देखेंगे राम जो लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी में, ये 14 वर्ष के वनवास में थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पे। पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो हम देख लेते हैं ये पद्यांश जो है क्या लिखा हुआ है। जल ही जीवन का आधार, बिन जल सूना है संसार। नदियाँ सरोवर और ताल, इनसे ही हरियाली माल। बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल के संकट से नाता तोड़ो। पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, धरती का सिंगार सजाओ। अब हम जो है इस पैसेज को पूरा पढ़ लिए। अब देखते हैं इसमें से प्रश्न किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। चलिए एक एक करके जो है वो प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न संख्या 5 जो है लिखा हुआ है, पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है, जीवन का आधार बताया गया है। आप ऐसे ये जो है कविता अगर पढ़े होंगे, पद्यांश पढ़े होंगे, तो वहाँ पे लिखा हुआ जीवन का आधार, तो जीवन का आधार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, किसके बिना संसार सूना है। किसके बिना संसार सूना है। तो जल के बिना संसार सूना है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, ये सारा प्रश्न का जो आंसर है वो पैसेज में दिया हुआ है, जो अभी हम गद्यांश पढ़े उसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो जल संकट से बचने के लिए अगर ऑप्शन बी में देखेंगे तो बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, धरती का श्रृंगार किसे किया जा सकता है। तो धरती का श्रृंगार किसे किया जा सकता है, पेड़ लगाकर। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि पद्यांश में आंसर लिखा हुआ था। चलिए बढ़ते हैं। अगला जो है वो खंड जो है खा है, और खंड खा जो है व्याकरण से संबंधित प्रश्न होगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 लिखा हुआ है, पहला प्रश्न व्याकरण से संबंधित लिखा हुआ है, राजपुत्र में कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखेंगे राजपुत्र, राजपुत्र का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र क्या होगा, राजा का पुत्र। तो यहाँ पे जब इस तरीके से राजा का पुत्र आ गया तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर अगर 9 का देखेंगे तो बी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ था तत्पुरुष समास। तो जानते हैं कि समास विग्रह करने पर अगर कोई कारक चिन्ह आता है तो यहाँ पे का जो है वो कारक चिन्ह आया हुआ है, तो कारक चिन्ह जो है आया हुआ है, तो इसका जो हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, आशा शब्द का विलोम क्या है। तो अगर हम आशा शब्द का विलोम का बात करेंगे तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है निराशा। तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निराशा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है। तो अगर विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विद्या जोड़ आलय। ऑप्शन नंबर ए में ही है विद्या जोड़ आलय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब बहुत ही आसान प्रश्न हैं, तो अगर आप चैनल में लगातार बने रहेंगे तो ऐसे ही सब प्रश्न आपको आसान ही लगेंगे, क्योंकि डेली मैं जो है 3-4 वीडियो जो है वो लाता रहता हूँ, और अगर आप लगातार वीडियो को देखेंगे तो सारा जो है वो प्रश्न आप क्लियर कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची शब्द अगर बात करेंगे तो थोड़ा ऑप्शन को बढ़िया से देख लेते हैं। सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है रवि। रवि जो होगा वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द होगा। चलिए अगला प्रश्न जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुपस्थित शब्द में अगर अनु, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ वो देखेंगे तो अनु जो है यहाँ पे उपसर्ग है। उपसर्ग किसको कहते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल दे उसको बोलते हैं क्या, उपसर्ग। वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर, पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे तो उसको बोलते हैं क्या, उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे अनु जो है उपसर्ग है, अनु जो है ये उपसर्ग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो 9 2 11 होना इसका जो अर्थ होगा वो होता है ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है भाग जाना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है 15 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है क्या, पंकज का अर्थ क्या हो सकता है, या फिर पंकज का क्या अर्थ हो सकता है। तो ऑप्शन देखेंगे सी नंबर में लिखा हुआ है कमल, तो कमल आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो नायक का जो स्त्रीलिंग रूप है अगर हम ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है नायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नायिका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ लिखा हुआ है, गंगा नदी बहुत पवित्र है। इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा
क्या बोला है यहाँ पे प्रश्न में देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो यहाँ पे जो है वो जातिवाचक जो संज्ञा होगा वो नदी, गंगा नदी का बात कर रहा है, तो नदी जो हो जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जातिवाचक संज्ञा किसके कहते हैं, वैसी संज्ञा जिससे पूरे जाति भर का बोध हो। जैसे नदी कहने से जितने भी नदी हैं वो सभी का बोध हो गया, तो ये नदी जो हो जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हम गंगा का बात करते, कोई विशेष नदी का बात करते, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन केवल नदी जिसमें से कोई नदी का नाम नहीं लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उनसे मुझे मदद, उनसे मुझ उसने मुझसे मदद मांगी, उसने मुझसे मदद मांगी। इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है। तो यहाँ पे देखेंगे उसने जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम शब्द है। क्योंकि अगर हम थोड़ा इंग्लिश में चले जाएं तो उसने का जो हिंदी हो इंग्लिश होगा वो होता है ही। मांगी, मांगी तो यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे होता है इंग्लिश सी। तो सी को हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये प्रोनाउन होता है, जो कि क्या होता है, सर्वनाम। सर्वनाम का इंग्लिश होता है प्रोनाउन, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, तुम बहुत अच्छा गाते हो। इसमें से, इस वाक्य में से कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में लिखा है क्रिया कौन है, तो गाते हो, यहाँ गाना ये जो है ना वो क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है वो इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें। यहाँ पे लिखा है संख्यावाची, संख्यावाची विशेषण शब्द, संख्यावाची भी होना चाहिए, विशेषण भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में लिखा हुआ है डी में संख्यावाची विशेषण शब्द कौन है। यहाँ पे जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है एक, ये संख्यावाची विशेषण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है खंड गा, पाठ्य पुस्तक से पठित बोध। मतलब ये पाठ्य पुस्तक से जो है ना, जैसे पैसेज होता है, गद्यांश होता है, वो जो होता है वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं होता है, लेकिन ये जो है पाठ्य पुस्तक से संबंधित है और ये गद्यांश है ना। वो जो स्टार्टिंग में पैसेज था खंड का में, वो जो पैसेज था वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं था, लेकिन ये जो है पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। कहने का मतलब ये आप जो है कहानी पढ़े होंगे। चलिए आप हम देख लेते हैं इसमें से क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है गद्यांश में। थोड़ा हम एक एक करके लाइन बाय लाइन इस गद्यांश को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। लिखा है, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि बस जो है वो सचमुच में चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मीन्स बस जो है ना अभी जर्जर अवस्था में आ गई थी, लेकिन जब असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो गांधी जी किए थे, उस समय ये जवान होगी, है ना। उसे ट्रेनिंग मिल चुका था, ठीक है। हर हिस्सा देख लेते हैं, हटा के यहाँ पे, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। इसका हर हिस्सा जो था वो क्या कर रहा था, हर हिस्सा जो है दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब इसका प्रत्येक हिस्सा जो है ना जर्जर अवस्था में आ चुका था। आगे लिखा है, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गुजर रही थी, है ना। पूरी बस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी भी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। मतलब इतना जो है व्यंग्य जो है इसमें बताया गया है, क्योंकि बस का जो स्थिति था वो बहुत ही खराब था, जर्जर अवस्था में बस था। और यह बस जो है बहुत ही साल पुराना बस था और अभी जो है उसकी अवस्था बहुत ही खराब हो चुकी थी।
चलिए हम इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं उसको देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 लिखा हुआ है 21 में लिखा है, उपरोक्त गद्यांशों में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है। तो उपरोक्त में जो है वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों का वर्णन है। और ऑप्शन सी में लिखा हुआ ए और बी, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है 22 नंबर लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश जो है वो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, बस की यात्रा, इससे लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 लिखा हुआ यहाँ पे 23 में गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है। तो यहाँ पे जो है ना, गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। मीन्स दोनों जो है एक दूसरे से सही से जुड़े हुए नहीं थे, जर्जर अवस्था में थे। लग रहा था कि सीट आगे बढ़ जाएगा कि कभी बॉडी आगे बढ़ जाएगा, जैसा कि पैसेज में लिखा हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है 24 नंबर, वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है, गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है। गद्यांश में जो है वो 8-10 मील चलने पर जो है वो रास्ते के भेदभाव मिटाने का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो होगा वो देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो पद्यांश है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, पद्यांश है। पद्यांश में लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 25 से लेकर 28 के सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखते हैं पद्यांश में क्या लिखा हुआ है। चाह नहीं मैं सुरबला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बींध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़े भाग्य पर इठलाऊं। उसके बाद लिखा हुआ है, मुझे तोड़ लेना वन वाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक, है ना। जिस पथ पर अनेक वीर जो है वो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जाते हैं, उस पथ पर मुझे फेंक देना, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं, यह पद्यांश जो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं इसके संबंधित प्रश्न कैसे हैं। चलिए प्रश्न संख्या अगर देखेंगे 25, तो 25 में क्या लिखा हुआ है। 25 में जो लिखा हुआ है वो है, प्रस्तुत कविता के कवि कौन है। तो यह जो है प्रस्तुत कविता के कवि कौन है उसको देखेंगे। प्रस्तुत कविता के कवि अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, माखन लाल चतुर्वेदी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे 26 नंबर लिखा हुआ, उस पथ में देना तुम फेंक में कवि किस पथ की बात करते हैं या फिर कर रहे हैं। तो कवि जो है वो वीरों के पथ का बात कर रहे हैं, जिस पथ से वीर जो है वो आते जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिस पथ पर जावें वीर अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी, शहीदों का पथ, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन जो है वो अगले पेज पे है, तो थोड़ा पेज स्क्रॉल नीचे डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे जो है अगर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जो है वो था क्या,
प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है? तो प्रस्तुत कविता का जो मूल भाव है वो अगर ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है कि मातृभूमि की सेवा करना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 29 है, छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था। ये जो है आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें से देखेंगे पहला जो प्रश्न है 29 नंबर जो है वो लिखा हुआ है क्या, छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में है पथ्य। पथ्य जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है 30 नंबर वो लिखा हुआ है क्या, मित्रता पाठ के लेखक कौन हैं। तो मित्रता पाठ के जो लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। ये रामचंद्र शुक्ल जो है ये मित्रता पाठ के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, पूर्व चलने के बाटोही बाट की पहचान कर लें। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लें, इसमें बटोही किसे कहा गया है। तो इसमें जो है बटोही की बात की गई है। तो बटोही जो है वो यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है, पथिक को कहा गया है जो रास्ते पे चल रहे हैं या चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा है, लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे। तो लेखक के जो भाई साहब थे उनसे जो है वो 5 साल बड़े थे। ऑप्शन डी में है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 33 नंबर लिखा हुआ, लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे। तो लेखक और उसके बड़े भाई जो है वो हॉस्टल में रहते थे। ये ऑप्शन नंबर सी में हॉस्टल में रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है लिखा है, अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है। तो अशोक का जो शस्त्र त्याग है वो एकांकी रचना है। अगर हम बात करेंगे तो ये एकांकी रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, हाँ 34 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेंगे, अशोक का शास्त्र शस्त्र त्याग कैसी रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है एकांकी रचना है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 है। तो अगला क्वेश्चन जो 35 है वो देख लेते हैं किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो 35 है वो जो है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन 35 जो है, हाँ चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो 35 है वो क्या है, सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी। तो सम्राट अशोक जो है वो किस राज्य पे चढ़ाई की थी। ऑप्शन ए में मगध है, दूसरे में लिखा है बोध गया, और ये दोनों जो है आंसर इसका सही नहीं है। तो अगले अगले क्वेश्चन अगले पेज पे देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो अगले पेज पे जो ऑप्शन है वो सी नंबर पाटलिपुत्र, और अगला जो डी नंबर है वो कलिंग। तो कलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो 36 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो देखते हैं क्या है, कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था। कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है पद्मा। तो पद्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, अमरूद का पेड़ किस लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी। अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन सी को देखेंगे तो अजमेर के जेल में थी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। लिखा हुआ 38 नंबर क्वेश्चन, अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी। तो अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात जो है अगर यहाँ पे देखेंगे मिद्दू, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मिद्दू ने बताई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है। क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो है 40 नंबर, वो लिखा हुआ है, क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में ही है, वह दूसरी बस लेने गया। वह दूसरी बस
लेने गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो लिखा हुआ है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म जो है वो किस गांव में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी में है, खूंटी गांव में हुआ था, खूंटी। ठीक है ना। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो लिखा हुआ है बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? तो बस की यात्रा पाठ जो है कैसी रचना है? ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, व्यंग है, निबंध है, कहानी है कि नाटक है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, व्यंग। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है लिखा है, हुंडरू का झरना कहाँ है? तो हुंडरू का झरना जो है अगर ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो रांची में ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवित्री कौन है? तो यहाँ पे देखेंगे बूढ़ी कविता का दुख जो है कविता की कवित्री जो है वो कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है, निर्मला पुतूल। निर्मला पुतूल जो हैं इसके कवित्री हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर में लिखा हुआ है सर सुंदर लाल अस्पताल। सर सुंदर लाल अस्पताल है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 47 नंबर, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? तो वीर जननी का जो पुरस्कार है वो शारदा सुब्रमण्यम को मिला। ऑप्शन ए में ही है तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है, किसकी बुआ IAS बन गई थी? तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो शुभांगी की जो है वो बुआ जो थी वो IAS बन गई थी। अगला क्वेश्चन जो है, बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? तो बिहार के मधुबनी इलाके में जो है ना 6वीं सदी में अकाल हुआ था। चलिए लास्ट प्रश्न जो है, अंतिम प्रश्न इस सेट का अंतिम प्रश्न जो है वो लिखा हुआ है, कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? अगला फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? तो अगर ऑप्शन का बात करेंगे तो ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है, बिंदु सागर। तो अगर देखेंगे तो आज हम टोटल जो है वो 50 प्रश्न जो है वो क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अगर इस तरह से आप जो है वो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो इस तरह से आप पाएंगे कि हम जो है वो एक एक जो प्रश्न है वो शुरू से अंत तक बहुत अच्छे ढंग से करवाते हैं। और अगर आप ये वीडियो में लगातार बने रहेंगे तो आपका जो है वो सफलता की गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन बस आप मेरे लिए बस एक काम कर दीजिएगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमको थोड़ा मोटिवेट करते रहिएगा। और इस तरह से हम लगातार वीडियो लाते रहेंगे और आपकी सफलता में सहयोगी बनेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।